ओके, सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हम लोग पढ़ रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स वाले चैप्टर के क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है डी लिमिटेड अ लिस्टेड एनबीएफसी कंपनी। देखिए, लिस्टेड एनबीएफसी कंपनी को डीआरआर बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसको सिर्फ और सिर्फ डीआरआई ही बनाना होता है। ये चीज प्लीज आप लोग लिख लेंगे अपने नॉलेज के लिए। Listed NBFC company is not required to make any of the DRR but has to make DRI. Okay, this was for ISC curriculum. Issued 40,000 लिख देते हैं हम लोग ये. So this is question number 4. Issued 40,000 7% debentures at the rate 100 at 10% डिस्काउंट. ठीक है. द अमाउंट वॉज पेबल एज ओके. तो ये है आपका पूरा लमसम वाला तो नहीं है, ये इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको पेबल एज है आपका 30 आपको पे करना है एप्लीकेशन पे, 50 पे करना है अलॉटमेंट पे और 20 पे करना है फाइनल कॉल पे. देखिए, अगर आपके पास डिस्काउंट का क्वेश्चन हो, चाहे आपके पास प्रीमियम का क्वेश्चन हो, और अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाइड ना हो कि डिस्काउंट कब है और प्रीमियम कब है, तो वो हमेशा ही आपके अलॉटमेंट पे होता है. जैसे इस क्वेश्चन में आपका 100 रुपए का डिबेंचर है और 50 प्लस 30 80 प्लस 20 पूरे पूरे 100 रुपए हो गए हैं. तो मतलब कि यहाँ पे अलॉटमेंट इज बेसिकली आपका 50 माइनस 10 एंड दिस इज 20. तो आपको 10 रुपीज कम मिलेंगे एट टाइम ऑफ अलॉटमेंट. ठीक है. आगे लिखा हुआ है पास एंट्रीज फॉर इशू एंड रिडम्पशन ऑफ दीज डिबेंचर्स. नहीं, पास एंट्रीज फॉर इशू एंड रिडम्पशन if these debentures were to be redeemed after 4 years at a premium of 20%. ओके, तो यहाँ पे प्रीमियम भी है, डिस्काउंट भी है, और यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा ये चीज लिखी हुई है वो आईएससी के लिए है, वो ये स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया गया था. ठीक है, ठीक है, ये अपन लोग बाद में करेंगे. तो अभी स्टार्ट करते हैं विद दी इशू एंट्रीज. तो यहाँ पे सबसे पहले इशू किया गया है, इसकी डेट गिवन होगी. अच्छा, डेट नहीं है तो सिर्फ एंट्रीज करनी है हम लोगों को. तो दिस क्वेश्चन इज ऑफ डिस्काउंट एंड प्रीमियम. दिस क्वेश्चन इज ऑफ डिस्काउंट टू प्रीमियम. ठीक है. तो पहली एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट नहीं होगा. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर एप्लीकेशन होगा, क्योंकि ये लमसम नहीं इंस्टॉलमेंट वाला है आपका. तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, द अमाउंट वुड बी 40,000 multiplied by 30 will give you how much? 12 lakhs. तो ये आ जाएगा आपका 12 lakhs आ जाएगा आपका ये. नेक्स्ट नेक्स्ट एंट्री होती है आपकी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू ये है 7% डिबेंचर्स, 7% डिबेंचर्स अकाउंट. ये भी आ जाएगा आपका 12 lakhs एंड 12 lakhs, 12 lakhs एंड 12 lakhs. ठीक है. नेक्स्ट इसके बाद है आपका फिर एंट्री होगी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. अब ये जो एंट्री है सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है, एंट्री नंबर 3. ठीक है. क्यों इंपॉर्टेंट है अभी समझ में आएगा आपको. तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट में यहां पे आएगा, देखिए 40,000 इंटू 40 रुपीज होगा आपका. 40,000 इंटू 40 रुपीज. 40,000 इंटू 40 यहां लिख देता हूं मैं. 40,000 इंटू 40, तो ये हो जाएगा आपका 16 lakhs. आपको 16 lakhs ही चाहिए क्योंकि 10 रुपीज का तो डिस्काउंट है, तो वो डिस्काउंट यहां पे डेबिट हो जाएगा. डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ
डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ये हो जाएगा आपका 40,000 इंटू 10 विल गिव यू 4 lakhs, 4 लाख का डिस्काउंट। ठीक है, अब क्योंकि ये आपका क्वेश्चन रिडम्पशन पे प्रीमियम है, रिडम्पशन पे प्रीमियम है, तो इस चीज का लॉस आपको पहले ही बुक करना पड़ेगा। सो यहां पर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट भी लिखना पड़ेगा। ये आएगा अमाउंट आपका 20%, आई सपोज 20% पे डीम होना है, यस। तो 20% ऑफ द फेस वैल्यू दैट इज 100 रुपए का, 100 रुपए का 20% इज 20 रुपीज, 20 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 40,000 विल गिव यू 8 lakhs। तो 8 लाख रुपए का लॉस होने वाला है इन फ्यूचर, देयर वुड बी अ लॉस ऑफ 8 lakhs इन फ्यूचर, क्योंकि आपको 8 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। सो अगर अल्टीमेटली देखी जाए तो यहाँ पे 8 लाख का लॉस होने वाला है फ्यूचर में, और 4 लाख का लॉस अभी हो गया है। सो व्हाट इज द अल्टीमेट लॉस? 12 lakhs। तो इसको जो हमने अलग अलग लिखा हुआ है डिस्काउंट और लॉस, इसको आप क्लब करके लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स भी लिख सकते थे 12 lakhs। तो अगर आप लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स लिखेंगे 12 lakhs, वो गलत नहीं है, वो भी सही होगा। ठीक है, तो ये हो गया डिस्काउंट 4 lakhs, लॉस 8 lakhs। इसके बाद आएगा आपका 7% डिबेंचर्स। यहां पे हमेशा ही आपका फेस वैल्यू वाला अमाउंट जाता है। तो दिस इज, तो यहां पे आपका 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 50, 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 50, तो यहां पे जाएगा 20 lakhs। देखिए हमको 50 रुपए ही चाहिए थे, पर क्योंकि डिस्काउंट था तो यहाँ पे 10 रुपीज कम आएगा, पर फेस वैल्यू है कितनी? 50 रुपए फॉर द अलॉटमेंट, तो वो 50 रुपए के हिसाब से 20 लाख रुपए चला जाएगा। यहां पे आ जाएगा आपका टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये आप अपनी लायबिलिटी बुक कर रहे हो, क्योंकि फ्यूचर में आपको 8 लाख रुपए भी पे ऑफ करने पड़ेंगे। इज दैट क्लियर? इसी मैंने कहा था दिस इज द वेरी क्रूशियल एंट्री, कि यहाँ पे आपको डिस्काउंट भी शो करना है, लॉस भी शो करना है, प्रीमियम भी शो करना है। अगर ये लमसम वाली एंट्री हो रही होती तो अगेन सेकंड वाली एंट्री, ड्यू वाली एंट्री में हम लोग ये सब कुछ कर रहे होते हैं। इज दैट ओके? समझता है यहां तक? अब अगर यहां तक क्लियर है तो नेक्स्ट एंट्री होती है आपकी बैंक वाली, दैट इज रिसीव करने वाली अमाउंट की। तो एंट्री होगी, वो तो नॉर्मल एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, और ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? ये आपका ये आ जाएगा आपका 16 lakhs एंड 16 lakhs, 16 lakhs एंड 16 lakhs। क्लियर? अब अगर यहां तक क्लियर है तो उसके बाद फर्स्ट कॉल की एंट्री, वो तो बहुत ही बेसिक नॉर्मल एंट्री है 20 रुपीज की, तो कर देते हैं वो भी। तो नेक्स्ट एंट्री इज डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर्स अकाउंट। फिर नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सो यहां पे आपका कितने रुपए का है? ये 20 रुपीज का है, तो 20 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 40,000 शेयर्स विल गिव यू 8 lakhs। तो ये हो जाएगा आपका 8 lakhs एंड 8 lakhs। सो ये खत्म हो गई आपकी पूरी की पूरी एंट्रीज फॉर दी इशू। ये आपने इशू की सब एंट्रीज कर ली, 6 एंट्रीज, 3 इंस्टॉलमेंट्स थे तो 6 एंट्रीज हो गई। अब यहाँ पे क्योंकि आपका डिस्काउंट और लॉस है, तो इन दोनों को राइट ऑफ करना होगा। इंटरेस्ट के बारे में कोई जिक्र किया नहीं है इन लोगों ने, तो ये दोनों राइट ऑफ होंगे साल के एंड में। तो एंट्री होगी इसकी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, एंट्री वुड बी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू
लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। देखिए प्रीमियम पे आपको रिडीम करना है बाद में, प्रीमियम पे रिडीम करना है 4 साल के बाद, पर इसका इफेक्ट आपके इशू की एंट्री पे पड़ता है, इसलिए हम लोग को इशू के टाइम पे इसको बुक करना पड़ेगा। भले रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आपके सिलेबस में है नहीं सीबीएसई में, बट फिर भी आपको ये बुक करना पड़ता है। ये दोनों चीजें आपको देखना पड़ेगा कि भैया रिडीम हो किस पे रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे लॉस ऑन इशू की बात की जाए तो लॉस पे हमारा आ रहा है 8 लाख रुपीस। यहाँ पे आपका डिस्काउंट है 4 लाख का। अल्टीमेटली द लॉस वॉज ऑफ 12 lakhs। तो ये आ गया आपका 12 lakhs। किस चीज की? प्रॉफिट एंड लॉस टू लॉस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। जैसा मैंने बोला था कि डिबेंचर अलॉटमेंट डिस्काउंट और इशू और लॉस की कंबाइन एंट्री। हाँ हाँ, अगर आपने यहाँ पे डिस्काउंट और लॉस अलग अलग नहीं किया है, सिर्फ लॉस लिखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू लॉस। तो ये खत्म हो गया आपका सीबीएसई के हिसाब से एंड आईएससी के हिसाब से भी। सीबीएसई के हिसाब से खत्म हो गया ये। अब आईएससी के हिसाब से, क्योंकि ये आपकी एक क्वेश्चन नंबर 4, ये एक लिस्टेड एनबीएफसी कंपनी है, तो लिस्टेड एनबीएफसी कंपनी को सिर्फ और सिर्फ डीआरआई ही बनाना होता है, डीआरआर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पे डीआरआई बनाएंगे हम लोग। यहाँ बोला गया है कि आफ्टर 4 इयर्स रिडीम हो रहा है, तो 4 ईयर के स्टार्टिंग में जो 4th ईयर है आपका, जिसकी जो स्टार्टिंग हुई होगी, तो यहाँ पे डेट में लिखेंगे हम लोग स्टार्टिंग ऑफ। अगर डेट मेंशन नहीं होती है तो आपको ये लिखना पड़ता है, स्पेसिफाई करना पड़ता है स्टार्टिंग ऑफ 4th ईयर, स्टार्टिंग ऑफ 4th ईयर। और यहाँ पे आपको लिखना होता है स्टार्टिंग या बिगिनिंग ऑफ 1st ईयर, स्टार्टिंग ऑफ 1st ईयर। दिस वाज, ये जो एंट्री थी वाली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, दिस वाज एंडिंग ऑफ 1st ईयर। इतना आपको मेंशन करके आना होगा अगर ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें डेट ना हो तो। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ 4th ईयर में आपको बनाना है डीआरआई। तो डीआरआई बनाने की जो एंट्री होती है वो होती है डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहां पर हमारे डिबेंचर्स का फेस वैल्यू देखते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पे 40,000 के डिबेंचर्स हैं, 40,000 इंटू 100, 40 लाख रुपीस के डिबेंचर्स हैं। इसका बनाना पड़ता है आपको 15%, तो 40 लाख का 15% विल गिव यू 6 lakhs। तो 6 लाख रुपए का डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट क्रिएट होगा। ये आपको करना पड़ता है स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में, दैट इज एज पर द गवर्नमेंट। तो वही चीज लिखी हुई है, यहां लिखा हुआ है द इन्वेस्टमेंट वॉज मेड in the specified government securities earning an interest of 10%, earning an interest of 10%। फिर लिखा हुआ है टीडीएस भी गिवन है आपके पास यहाँ पे 10% का, और यहाँ लिखा हुआ है कि these investments were sold on maturity at 5% loss। तो इतना कुछ मेंशन्ड है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे करते हैं, सबसे पहले हमारा डीआरआई डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट बन गया, टू बैंक हो गई एंट्री आपकी 6 लाख 6 लाख। अब ये कब बनता है आपका? ये बनता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। जिस साल में रिडम्पशन हो रहा है उसी मंथ के, उसी अप्रैल के मंथ में बन जाएगा ये। अब आएंगे एंडिंग ऑफ 4th ईयर, एंडिंग ऑफ 4th ईयर में आपको ये डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट को बेचना है। जब आप ये डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट को बेच रहे थे तो आपको हो गया यहाँ पे एक लॉस। तो पहले हम लोग उसके भी पहले क्या, क्योंकि क्या होता है कि हम लोगों ने ये इन्वेस्टमेंट किया है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, तो जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, सपोज हम लोगों ने फिक्स डिपॉजिट बनवाया, तो फिक्स डिपॉजिट में हम लोग मिलता है इंटरेस्ट। तो वही चीज मेंशन्ड है यहाँ पे
कि आपको 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो एंट्री करेंगे हम लोग इसकी पहले इंटरेस्ट की। तो इंटरेस्ट की एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहां पे 6 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था, 6 लाख का 10% इंटरेस्ट मिलेगा, विल गिव यू 60,000। क्या होता है जब आपके पास टीडीएस होता है, डिबेंचर्स पे जब हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं तो हम लोग टीडीएस काट लेते हैं, ठीक है। तो टीडीएस पेबल के नाम से क्रेडिट होता है वो, पर जब आपको इंटरेस्ट मिलता है कहीं से इन्वेस्टमेंट से, तो जहां से आपको इंटरेस्ट मिलता है वो आपका टीडीएस काटेंगे। तो इस बार एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, टीडीएस रिसीवेबल, टीडीएस रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। तो यहां पे आपको जो इंटरेस्ट मिलना है वो मिलना है जितने का आपने इन्वेस्टमेंट किया, 6 लाख का कितना परसेंट, 10%, दिस विल गिव यू 60,000। तो 60,000 रुपए का आपके पास इंटरेस्ट आएगा तो जरूर, पर उसमें से टीडीएस कट जाएगा 10%। तो जितना इंटरेस्ट होता है उसी का 10% टीडीएस कटता है। तो 60,000 का 10% विल गिव यू हाउ मच, 6,000। तो अल्टीमेटली हमारे पास बैंक में जो इंटरेस्ट आया होगा वो आया होगा आपका 54,000 रुपीज। क्लियर? तो इस चीज का ध्यान रखेंगे आप कि अगर इंटरेस्ट की जिक्र किया गया है तो इंटरेस्ट आपको रिसीव करना है। अब नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग डिबेंचर्स को, सॉरी, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट को उठा के बेच देंगे। तो उसके लिए भी इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो आप डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो उसमें हो रहा है आपको 5% का लॉस। 6 लाख के डिबेंचर्स बेचे आपने, सॉरी इन्वेस्टमेंट बेचा आपने, उसमें 5% का लॉस। तो जब प्रॉफिट होता था तो हम लोग लिखते थे टू प्रॉफिट, लॉस है तो यहां पे आ जाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ डीआरआई, लॉस ऑन सेल ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आपका डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट है 6 लाख रुपीस का, 6 लाख रुपए का आपका डीआरआई था, इसको आपने 5% के लॉस पे बेचा है, तो 60,000 हाफ हो जाएगा 30,000, लॉस ऑन सेल ऑफ डीआरआई अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट 30,000 का आपको लॉस हो गया, आपने बेचा होगा 5,70,000, आपके बैंक में आ गए होंगे। So there was a loss of 30,000 because of sale of DRI, 5,70,000 आपने रिसीव कर लिया होगा। क्लियर? अभी रिडम्पशन हुआ नहीं है, अभी सिर्फ ये डीआरआई बेचने की उसकी इंटरेस्ट एंट्री चल रही है। अब हम लोग फाइनली अपने डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे, तो इसकी जो एंट्री होगी वो होगी 7% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, 7% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। अच्छा, यहां पर आपको याद होगा आपने एक प्रीमियम क्रिएट किया था, एक लायबिलिटी क्रिएट करी थी 8 लाख की, वो भी डेबिट हो जाएगी। तो आपको डिबेंचर्स को रिडीम करना है प्रीमियम पे, तो एंट्री होगी 7% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। तो जो फेस वैल्यू थी दैट वाज ऑफ 40,000 इंटू 100, 40 लैक्स, 40 लाख रुपए के डिबेंचर्स, 8 लाख रुपए का प्रीमियम, अल्टीमेटली जो आपको पे करना है दैट इज 48 lakhs. You have to pay off 48 lakhs to the debenture holders. Next, debenture holders account debit, debenture holders account debit to बैंक अकाउंट, ये हो गया आपका 48 lakhs एंड 48 lakhs। ठीक है, ये हो गया आपका डिबेंचर का रिडम्पशन।
अब यहां पे देख पा रहे होंगे आप, यहां पे आपको इंटरेस्ट मिला है तो ये आपकी इनकम है, जो ट्रांसफर होगी आपके कहां पे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये लॉस हुआ है, ये भी ट्रांसफर होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो पहले हम लोग लॉस को राइट ऑफ कर लेते हैं। तो एंट्री होगी इसकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू लॉस ऑन सेल ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सो यहाँ पे लॉस हुआ 30,000 का, तो ये हो जाएगा 30,000 एंड 30,000। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहां पर आपको इंटरेस्ट मिला है, तो दिस इज योर इनकम। तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। So this was 6,000 and 6,000. नहीं सॉरी 60,000 है, ये इंटरेस्ट है 60,000 का, तो 60,000 एंड 60,000। तो ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 एज वेल। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था। एक तो इसमें आपके इंस्टॉलमेंट्स थे, इसके बाद डीआरआई में भी, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट में भी आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा था, इंटरेस्ट के साथ साथ यहाँ पे आपको लॉस भी हो रहा था डीआरआई बेचने पर। आई होप ये आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।